कल ही तो कहा था, और कितनी बार कहूँ। चलो फिर से कह देती हूँ, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। पिक्चर चलो भेज देती हूँ। वैसे तुमने मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे देखी तो है इतनी सारी पिक्चर, तो वहीं से देख लो। उरूज, ये बख्श दे लैपटॉप का पीछा कब से लगी हुई है, और मैं किचन में काम कर रही हूँ, तेरी तो चैटिंग ही नहीं खत्म हो रही। अरे अम्मी आहिस्ता बोले, ऑनलाइन क्लास चल रही है मेरी। ऑनलाइन क्लास? अरे अभी पिछले हफ्ते तो तुम्हारी ऑनलाइन क्लास खत्म हुई है, और उस दिन सदफ नहीं कह रही थी कि क्लासें खत्म हो गई हैं। हाँ हाँ, वो तो खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कोर्स बाकी है, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही हैं। अच्छा ठीक है, तो जरा किचन में जल्दी आके सलाद बना देना। तुम्हें तो पता है शाहिद को बुलाया है मोटर ठीक करने के लिए, खाना खाए बगैर तो हो जाएगा नहीं। आप चलें, मैं आती हूँ। हाँ जरा जल्दी काम खत्म करो। जी। जाहिल इंसान, डर गई ना? दिख नहीं रहा तुम्हें, काम कर रही हूँ। आके भौ भौ करने लग गए। तुम्हें तो ना फांसी की सजा देनी चाहिए। भौ भौ करने का तुम्हें इतना ही शौक है ना, तो फुटपाथ पे जाके भौ भौ करो, आ जाएंगे तुम जैसे सारे दुम हिलाते हुए। अरे भाई बस कर दो यार। अच्छा सॉरी, कर क्या रही हो वैसे? ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। ओहो, तो मुझे भी दिखाओ यार। तुम जैसे जाहिलों का इस लैपटॉप में कोई काम नहीं। जा सकते हो तुम मोटर ठीक करने। अच्छा बस जा रहा हूँ यार। अरे हाँ भाई, अच्छे तरीके से याद है कि वापसी पर तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आना है, ठीक है? और हाँ, तुम्हारी सालगिरह भी तो करीब है ना? हाँ। तुम ऐसा करो कि ये लो, क्रेडिट कार्ड रख लो और किसी भी शॉपिंग मॉल से जितनी भी शॉपिंग करनी है कर लें। थैंक यू सो मच शुजात, आप कितने अच्छे हैं। थैंक यू। ये क्या, ये क्रेडिट कार्ड इसे क्यों दे दिया? अनीस, तमीज से बात करो, ये तुम्हारी माँ है। ये मेरी माँ नहीं, मेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, और इंतकाल के 5 माह बाद ही आपने मेरी हम उम्र लड़की से शादी कर ली, और तो और ये घर भी इसके नाम कर दिया। पापा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि इस चालाक छोकरी ने सिर्फ और सिर्फ आपकी दौलत के लिए आपसे शादी की है? देख रहे हैं ना आप, ये मुझसे इस तरह से ही बदतमीजी करता है। ये भी भूल जाता है कि मैं रिश्ते में इससे बड़ी हूँ। हर वक्त के ताने, जब से इस घर में कदम रखा है ना, तो यही ताना सुनती आ रही हूँ इसके मुंह से। इस तरह की 10 बंगले और ये सारी दौलत मैं अपने सर से वार के फेंक सकती हूँ शुजात, मुझे नहीं चाहिए, आप ये भी रख लें। किरण, तुम मत रो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। और अनीस मियां, एक बात अच्छे तरीके से समझ लो, किरण मेरी बीवी है और तुम्हारी माँ, और मेरी हर चीज पर इसका इतना ही हक है जितना तुम्हारी मरहुमा माँ का था। हक? कैसा हक? जिस दौलत पर आप अपना हक जता रहे हैं ना, वो मेरी माँ के मरहूने मिन्नत है। मेरी माँ ने जेवरात बेचे ना, तो आपने ये कारोबार शुरू किया था, और जब आपका कारोबार डूब रहा था तो नाना से मिलने वाली जायदाद भी उन्होंने आपको सौंप दी, और बदले में आपने क्या दिया? क्या दिया उन्हें? इस चालाक छोकरी से शादी कर ली। बस, अब ज्यादा बात मत करो। तुमने अगर अब कोई बात की ना, तो मेरा हाथ उठ जाएगा। अनीस बाबा, आपका नाश्ता लगा दो। पतंगा मियाँ, तुम्हारे साहब की कुछ तबीयत खराब है, ये नाश्ता अपने ऑफिस में जाकर करें। ठीक है साहब। पतंगा, नाश्ता मेरे कमरे में लगा दो। मगर साहब तो कह रहे हैं आप ऑफिस जाकर नाश्ता करेंगे। अपनी बकवास बंद करो, जो कहा है वो करो। ठीक है सर। पतंगा, सांप के ऑमलेट में से जर्दी बाहर निकाल दे, इनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया, वो सब बहुत आने लगा। जा। अच्छा,
तुम परेशान मत हो, अल्लाह बेहतर करेगा। बैठो बैठो बैठो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो ये ठीक नहीं है, तुम मेरी बात सुनो। देखो ऐसा मत करो प्लीज, अगर तुमने ऐसा किया ये तो धोखा है। तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तुम हो ही धोखेबाज। क्या 2.5 लाख? लेकिन मैं इतने सारे पैसे लाऊंगी कहाँ से? क्या मुसीबत है यार। चेन बेच दूं? नहीं नहीं, ये तो मैंने इतने दिल से बनवाई थी, लेकिन मैं इतने सारे पैसे लाऊंगी कहाँ से? एक यही हाल है, चेन बेचनी पड़ेगी मुझे। अनीस, इधर आओ। तुम कहाँ गायब हो तुम? आज फैक्ट्री भी नहीं आए। मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारा काम की तरफ से ध्यान हटता जा रहा है। पापा मुझे वो अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। अकेले में क्यों? इसकी मौजूदगी में बात नहीं हो सकती क्या? मेरे और इसके दरमियान राज की कोई बात नहीं है। बोलो क्या बात है? पापा मुझे वो 15 लाख रुपए चाहिए। 15 लाख? इतने पैसे क्यों चाहिए भाई तुम्हें? हाँ 2-4 लाख की बात होती तो दे देते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? 15 लाख की क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें? पैसे क्या दरख्तों में उगते हैं? मुफ्त का माल समझ रखा है तुमने। जाओ, कोई पैसे वैसे नहीं है। अच्छा, अपनी सगी औलाद को देने के लिए आपके पास पैसे नहीं है और इस गैर औरत पर आप लाखों रुपए लुटा रहे हैं। बकवास करते हो तुम। तुमसे कितनी बार कहा है कि इसका नाम एहतराम से लिया करो। माँ है तुम्हारी, मैं इसकी तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। सुना तुमने? आपने मुझे थप्पड़ मारा, अपने बेटे को। मैं अपने मरहूमा माँ की कसम खाकर कहता हूं कि मैं इस औरत को इस घर से निकलवा कर रहूंगा। वो तो तुम जब करोगे ना, जब इस घर में रहोगे। मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी जायदाद से आग कर दूंगा। जायदाद? मेरी माँ की बनाई हुई जायदाद है ये। आप मुझे इस जायदाद से आग करेंगे? कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अब। अरे छोड़े ना अनीस बाबा, चले ना आप मेरे साथ। छोड़े, वालिद साहब हैं आपके। चल। हाँ। मैं देख लूंगा तुम्हें, तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा तुम्हें। तुम जानते नहीं हो शुजात अली खान को? नहीं जानते? शुजात अब बैठ जाए, रिलैक्स हो जाए, बैठ जाए। अब आप टेंशन मत ले। पतंगा पानी लेकर आओ। आप ठीक है ना? अरे मेरी जान, क्या हुआ? आज मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं है? नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे। तकलीफ में तो तुम हो। अरे नहीं यार, बस अम्मी को बिला वजह कोई गलतफहमी हो गई है। और जो कुछ मैंने सुना है, क्या वो गलत है? मैं अपनी अरूज को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। वो अरूज जो पैसे जोड़ कर अपना जेवर बनाती थी और हर वक्त उसके गले में चेन रहती थी, आज वो किसी मजबूरी के तहत उसे औने पौने में बेच रही है। क्यों अरूज, क्यों? आखिर क्यों? सदा, मैं तुम्हें एक बात बताऊंगी, तुम वादा करो तुम ये बात किसी को नहीं बताओगी। मुझे तो लगा था कि वो मुझसे प्यार करता है, मुझे क्या पता था वो आगे जाके मुझे ब्लैकमेल करेगा। अच्छा, तो वो मजीद कितने पैसों की डिमांड कर रहा है? अभी उसे कुछ दिन पहले 2.5 लाख दे चुकी हूँ। क्या? अपनी सोने की चूड़ियाँ बेचकर। और अब वो दोबारा 2 लाख मांग रहा है। सदफ, मेरे पास अब बिल्कुल पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं? तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। ऐसा करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं। नहीं, पुलिस नहीं। उसने मुझसे कहा था अगर तुमने कोई भी होशियारी करने की कोशिश की या तुम पुलिस के पास गई या तुमने किसी को भी कुछ बताया तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम याद रखोगे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 301 के तहत अगर कोई शख्स ये जानते बूझते भी
कि उसके इस अमल से किसी की मौत भी वाक़ई हो सकती है, लेकिन उस शख्स के अमल से उसके हदफ के बजाय किसी दूसरे फ़र्द की मौत वाक़ई हो जाती है, तो इस सूरत में भी उसे कत्ल अम्द का मुजरिम करार दिया जाएगा और दफ़ा 302 के तहत उसे सज़ाए मौत या उम्र कैद की सज़ा मिलेगी। फेसबुक पर मिली थी मैं। हाँ, उसके बाद व्हाट्सएप नंबर का तबादला हुआ और फिर चंद ही रोज़ में किरण से शुजात बन गए। हाँ, बुढ़ा है मगर मालदार असामी है। जवान, अरे जवान शौहर को सीयू पे जाके नचवाना है क्या? सच पूछो तो जब अपने सहेलियों को उनके नौजवान शौहरों के साथ मोटरसाइकिल पर सफ़र करते और ज़रा से पैसों के लिए उनसे बहस करते हुए देखती हूँ ना, बड़ा तरस आता है उन लोगों पर। एक बात बताऊं, जिस घर में मैं रह रही हूँ ना 2000 गज का है। शुजात ने महल में लिख दिया है मुझे। हेलो, कौन? सर, मेरा नाम शाहिद है सर। आपकी गत्ते की फैक्ट्री है ना, उसमें जॉब के लिए इश्तिहार आया था। मैंने उसी सिलसिले में कॉल की है। कल 10 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाऊं? ओ भाई, मैं उठता ही 11 बजे और कल वैसे भी इतवार है, बाद में फ़ोन करना। ओए पतंगे, नीचे खड़ा है, फटाफट चाय ले आ। अरे बुड्ढे के कब्र में पाँव लटके हुए हैं, आज नहीं तो कल मर ही जाना है उसे। फिर बिजनेस और प्रॉपर्टी में से 1/8 का हिस्सा मेरा हो जाएगा। और तुम्हें तो पता है हमारे मुआशरे में एक दौलतमंद जवान बेवा के लिए हजारों रिश्ते मौजूद होते हैं। हाँ भाई, बिल्कुल। बाद में बात करती हूँ तुमसे। ठीक है, रखो, बाय। पतंगा, पतंगा जी इधर आइए। आजकल कुछ ज्यादा ही मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगे हो। कहीं ऐसा ना हो बरसात से पहले ही तुम्हारे पर नोच कर फेंक दूं। छुप के बातें सुन रहे थे मेरी? खुदा की कसम बीबी साहबा, मैंने कुछ नहीं सुना। बस बस, ये नाटक बंद करो। चाय कहाँ है मेरी? अभी लाए। जाओ। नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा मैं तुझे, मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उरूज, उरूज, उरूज बेटा, क्या हुआ? नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं, जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। कितनी बार मना किया था कि बाल खोल के मगरिब के वक्त छत पे मत जाओ। मार दूंगा मैं, मार दूंगा। मुझे लगता है इस पे झपेटा हो गया। क्या हो गया मेरी बच्ची को? मुझे सरदारी बेगम को फोन करना पड़ेगा, वो जिन उतारना जानती है। अस्सलाम वालेकुम शुजात साहब। कहिए, कैसे याद किया? वालेकुम सलाम। अमीन साहब, मैं अपनी वसीयत तब्दील करना चाहता हूँ। मैंने अपने बेटे को अपनी जायदाद से आग करने का फैसला कर लिया। देखिए शुजात साहब, आप जो कह रहे हैं, आपको अपने बेटे से शिकायत है, आप इस पे हक़ जानिब हैं, मगर कानूनी तौर से ये सब कुछ इतना सहल नहीं। देखें, ये मेरी कमाई हुई दौलत है और ये दौलत मैं किसी ऐसे शख्स के नाम नहीं कर सकता जिसे मेरी मेहनत की कदर ना हो। असल में मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी जायदाद, मेरा कारोबार, मेरी सेविंग, ये सब मेरी बीवी किरण के नाम हो जाए। ये मेरा हतमी फैसला है। देखिए शुजात साहब, समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी ऐसा रिश्तेदार जिससे आपका खूनी रिश्ता ना हो, उसके नाम पे प्रॉपर्टी एक हद तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। ठीक है ना? अब आपका बेटे आपकी जायदाद में उसका शरई हिस्सा है,
और आप उसको इस हिस्से से आग नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया तो बदमज़गी पैदा हो जाएगी और फिर आपके इंतकाल के बाद आपकी बीवी के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। कौन है माँ? कौन है? एक सेकंड बोल, कौन है? नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे। जला दूंगा, भस्म कर दूंगा। देख रही है तू, ये क्या है? ये लीमू और अंडा है। इसकी किस्मत का फैसला यही दो चीजें करेंगी। अगर ये सिर्फ नींबू और अंडा है तो ये सही हो जाएगी डॉक्टर के पास ले जाने से, और अगर इसमें गड़बड़ है तो फिर ये बुरी तरह किसी झपेटे में है। अभी तेरे सामने मैं फैसला करती हूँ। नहीं छोड़ूंगा तुझे। हट हट जा, हट सब कर, हट जा, छोड़ दे, जला दूंगा। उरूज, ये देख तेरे सामने, ये झपेटे में है बुरी तरह। चुप चुप कर जा। नहीं किसमें झपेटा हुआ है बेटा? मार दूंगा जान से। भस्म कर दूंगा तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। इसको तो झपेटा हो गया। ये देख तेरे सामने है ये, इस पर लूना चमारी और भैरू का साया है। चला दूंगा इसको, भस्म कर। खुले बालों के साथ मगरिब के वक्त छत पे गई थी है। हाँ, मैं इसको मना करती थी, अक्सर मगरिब के वक्त बाल खोल के छत पे जाती थी। वहीं से इसके बालों पर आशिक हुआ ये भैरू। नहीं पापा, ऐसा नहीं होने दूंगा मैं, ऐसा नहीं होने दूंगा। हेलो। कहाँ रह गया? कब से हम लोग तेरा वेट कर रहे हैं। माल तैयार है, आजा। वेट तो मैं भी कब से कर रहा हूँ कि ये बुड्ढा मरे और जायदाद मेरे नाम पर। कूल डाउन यार, आखिर हुआ क्या है मुझे बता। अजीम, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तू कुछ जानता ना हो। क्या तुझे मेरे बाप की दूसरी शादी की खबर नहीं? तू नहीं जानता कि वो किस तरह से उस जवान लड़की पर पैसे लुटा रहा है? हाँ, मगर तू क्यों परेशान होता है? आखिर में ये सब कुछ तेरी जेब में तो आएगा। हाँ, मगर वो तो ये नहीं चाहता ना। बुड्ढा पागल हो गया है, कहता है मैं अपनी जायदाद से आग कर दूंगा तुझे। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। छोड़ दे मुझे। अरे छोड़ दे। क्या हो रही है? छोड़ दे। अब ताई अम्मी अब किन चक्करों में पड़ गई हैं? उठो यहाँ से, निकलो, वरना पुलिस को बुलाऊंगा अभी मैं। अरे सरदारी बेगम, अरे रुको सरदारी बेगम। अरे चलो इधर से। सरदारी बेगम, मेरी बेटी को तो ठीक कर दो। अरे सरदारी बेगम रुको ना तुम। एम्बुलेंस को बुलाओ, जाओ। जी बेगम साहब। एम्बुलेंस को फोन करो। बाबा, बाबा उठे, बाबा, पतंगा, बाबा। ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 411 के तहत अगर कोई शख्स कोई जायदाद नाजायज़ तरीके से हासिल करता है तो उसे 3 साल तक कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं भी हो सकती हैं। जुलाई को मारूफ बिजनेसमैन शुजात खान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। वो इतवार का दिन था, इलाके में सन्नाटा था, इसीलिए हमलावर को किसी ने देखा नहीं। मगर जब हमने तफ्तीश शुरू की तो ख़ानदानी इख्तलाफात और प्रॉपर्टी के तनाज़े ने जल्द ही कातिल को बेनकाब कर दिया। आप में से आखिरी बार उन्हें किसने देखा था? मैंने देखा था साहब, अभी मेरे सामने ही तो खड़े थे, मुझसे बातें कर रहे थे और बातें करते करते बाहर गए। और ये सब क्या हो गया साहब, कैसे हो गया? तुम इस घर के मुलाजिम हो?
जी सर। क्या नाम है तुम्हारा? पतंगा नाम है। पतंगा? जी सर। कब से काम कर रहे हो यहाँ? 27 से 28 साल हो गए। अच्छा, जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त आप कहाँ थे? जी मैं पापा की ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेने गया था और जब वापस आ रहा था तो फायर की आवाज़ सुनी। देखा पापा ज़मीन पर गिरे हुए और किरण वहाँ पर खड़ी थी। बकवास कर रहा है ये, सरासर इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। ये शुजात की लाश के पास ये खड़ा था। मैं बेटा हूँ उनका, सगा खून। तुम्हारी तरह कोई घर नहीं था जिसने पैसों की लालच में आके शादी कर ली। हाँ इंस्पेक्टर साहब, पैसा, ये उनसे पैसे मांग रहा था और जब देने से उन्होंने इनकार कर दिया तो इसने उन्हें धमकियां दी। धमका रहा था कि हाँ पतंगा तो तुम वहां पर मौजूद थे ना, तुमने देखा था ना, सुना था ना, तुमने बताओ। हाँ साहब, बेगम साहब सही कह रही है। इंस्पेक्टर साहब ये सरासर झूठ है। अच्छा पतंगा, तुम तो इस घर के खानदानी मुलाजिम हुए, तुम्हें तो जरूर पता होगा कि सच क्या है। साहब, मैं जब से किरण बीवी से शादी की थी, बाप बेटे दोनों में शदीद इख्तिलाफात पैदा हो गए थे। दोनों छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे साहब। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हीं इख्तिलाफात की वजह से अनीस ने शुजात को कत्ल करने का इरादा जाहिर किया था। मैं गवाह हूँ इस बात की। वेट तो मैं भी कब से कर रहा हूँ कि ये बुढ़ा मरे और जायदाद मेरे नाम पर। बुढ़ा पागल हो गया है, कहता है मैं अपनी जायदाद से आग कर दूंगा तुझे, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे किसी भी हद तक गुजरना पड़े। अच्छा सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए, मैं आ रहा हूँ तेरे पास। अपना फोन दो मुझे। मैंने कहा अपना फोन दो मुझे। आपको याद है इसने आखिरी कॉल कब की थी? जी हाँ, तकरीबन कल शाम 6 बजे। किसी अजीम से बात कर रहा था ये। अनीस खान, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अगर क्यों इंस्पेक्टर साहब? वो इसलिए कि तुम्हारा ये फोन साबित करता है कि कल शाम 6 बजे तुमने अजीम से बात की थी। तो क्या अजीम के बयान से किरण के दावे की तस्दीक होती है? मैडम, अजीम के मुताबिक अनीस उस रोज़ गुस्से में था और इंतहाई कदम उठाने का फैसला कर चुका था। अलबत्ता उसके दोस्तों के समझाने के बाद उसका गुस्सा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया था और जब वो घर पहुंचा तब वो पुरसकीन था। मैडम, ये अजीम अनीस का पुराना दोस्त है, हर सूरत उसे बचाने की कोशिश तो करेगा, बल्कि ये भी मुमकिन है कि वो इस मंसूबे में उसका हिस्सा हो। देखिए, ये अभी तक तो मफरूज़े ही हैं ना सारे। जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है, ना तो अभी तक आला कत्ल बरामद हुआ है, ना अनीस के पास से आपको आला कत्ल मिला, ना घर में से मिला। और फिर जितने लोगों के बयानात लिए गए हैं उनमें भी तज़ाद है। मकतूल की बीवी किरण का बयान है कि फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद जब वो बाहर आई तो अनीस पहले से पोर्च में खड़ा हुआ था, जबकि अनीस का कहना है कि जब वो घर में दाखिल हुआ तो किरण पहले से बाहर खड़ी हुई थी। और जो घर का मुलाजिम है उसका तो ये कहना है कि जब वो फायरिंग के बाद सुन के बाहर आया था तो दोनों किरण और अनीस पोर्च में मौजूद थे। अब किसी के भी बयान की हम तस्दीक नहीं कर सके अभी तक। तो क्या ये मुमकिन है कि अनीस ने ये मंसूबा बनाया और किसी किराए के कातिल से ये काम करवाया? देखें, अभी तक वही मैं बात कर रही हूँ ना, जितनी तफ्तीश हुई है हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। अनीस ने तो ये बयान दिया था ना कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वो अपनी गली में मौजूद एक केमिस्ट के पास वालिद साहब के लिए दवाई लेने गया हुआ था। और केमिस्ट से मेरा ख्याल में जो आप लोगों ने पूछगछ की है उसमें उसने इस बात की तो तस्दीक की है कि अनीस आया था उसकी दुकान पर, और उसने तो ऐसी कोई बात नहीं बताई कि अनीस के पास उस पर कोई असलहा मौजूद था। अब देखें, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इस वारदात के। सबसे पहली बात कि वारदात कितने बजे हुई, क्या उस वक्त अनीस केमिस्ट की दुकान पर मौजूद था, केमिस्ट की दुकान की तरफ जा रहा था या लौट रहा था। और एक और बात, बल्कि मुलाजिम ने ये कहा था कि जिस वक्त फायरिंग की आवाज़ आई थी उसके फ़ौरन बाद गली में से तेज़ी से कोई मोटरसाइकिल भी गुजरी थी। देखिए, इन तमाम लोगों की लोकेशंस जानने के लिए कि कौन किस वक्त कहाँ पर मौजूद था, हमें एटलीस्ट कोई आई विटनेस चाहिए, या कम से कम उस गली से अगर कोई सीसीटीवी फुटेज हमें मिल जाए तो फिर हम यकीन से कह सकते हैं कि कौन कहाँ था और कौन सच बता रहा है। मैडम, असल में गली में 2 कैमरे लगे हुए हैं, मगर हालिया बारिशों की वजह से दोनों नाकारा हो चुके हैं।
चलिए देखिए, हो सकता है किसी घर के पोर्च वगैरह में कोई कैमरा लगा हो, ज़रा उस गली का दोबारा से मुआयना लीजिए। बल्कि उस गली के आसपास भी देखिए अगर कोई कैमरा नस्ब है और कोई मशकूक एक्टिविटी पता चलती है। और दूसरा, आपने जो अनीस से अभी तक तफ्तीश की है उससे उसका रवैया कैसा है? क्या उस पर शक जा रहा है कि उसने ये जुर्म किया है? क्या लगता है कि वो इकरार जुर्म करेगा? नहीं मैडम, कोई ख़ास पेशरफ्त तो नहीं है। मुलजिम अभी भी अपने जुर्म से इनकारी है, बल्कि उसने तो एक नई कहानी घड़ ली। कहता है कि कौन तूने अपने बाप को क्यों कत्ल किया? बता। कत्ल किया तो सच बता, नहीं तो मैं दूसरा तरीका अपनाऊंगा। बोल। कत्ल किया। बकवास बंद कर। तुम्हारे पास कत्ल का वाज़ेह मौलिक मौजूद था। तुम जानते थे कि तुम्हारे वालिद तुम्हें ज़्यादा से आग करने वाले हैं, इसीलिए तुमने अपने वालिद की जान ले ली। नहीं सर, सच नहीं है। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि वो मुझे अपनी जायदाद से आग करना चाह रहे, लेकिन जब मैंने अपने फैमिली लॉयर से बात की तो मुझे उन्होंने यकीन दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने एडवोकेट अमीनुल हक से रब्ता किया? जी किया सर, मगर वो वारदात वाली सुबह निजी मसरूफियात पर बैरून मुल्क चले गए। हो सकता है कल तक वापस आ जाए। लेकिन मैडम, क्या हम मुलजिम के फैमिली लॉयर पर यकीन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैं एडवोकेट अमीनुल हक को ज़ाती तौर पर जानती हूँ, बहुत सीनियर लॉयर हैं और बहुत अच्छी शोहरत रखते हैं। वो वापस आ जाएं तो आप उनसे ज़रूर मिलिए। अच्छा, वैसे अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जितने बयानात सामने आए हैं, उन बयानात में जो तज़ादात हैं उसकी वजह से हमारा केस बहुत वीक है और ऐन मुमकिन है कि मुलज़िम को अगली हेयरिंग पर बेल मिल जाए। बल्कि मकतूल और मुलज़िम दोनों के बैंक अकाउंट्स चेक करवाएं। बल्कि मैं अभी तक इंतज़ार कर रही हूँ, मुलज़िम के फ़ोन रिकॉर्ड्स मुझे नहीं मिले। और ये भी चेक करें कि मुलज़िम के फ़ोन पर कौन कौन से ऐप्स थे जिन्हें वो इस्तेमाल करता था और आखिरी दिनों में किन लोगों से राब्ते में थे। जी, अनीस सच कह रहा है। उसने मुझे फ़ोन किया था और मैंने उसे समझाने की भी कोशिश की थी कि शुजात साहब ने अपना फैसला तब्दील कर दिया है और मैंने अनीस को ये भी नसीहत की थी कि वो शुजात साहब का दिल जीतने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो अपना फ़ैसला तब्दील कर दें। तो आपको ये खदशा था कि वो अपना फ़ैसला बदल सकते हैं? देखिए, वो एक बहुत ही ज़िद्दी इंसान थे और इसी ज़िद की वजह से जहां उनको बड़े बड़े फ़ायदे हुए, वहीं उनको नुकसान भी उठाना पड़ा। और ये दूसरी शादी भी उसी ज़िद का नतीजा थी। तो आपका कहने का मकसद ये है अमीन साहब कि किरण से शादी करना उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ? देखिए, दूसरी शादी करना उनका कानूनी और शरई हक था, मगर कभी कभी इंसान को अपने हक से दस्तबरदार भी होना पड़ता है। और फिर एक दोस्त होने के नाते मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की थी, मगर जब तक वो अपना फ़ैसला कर चुके थे, फिर उसके बाद हमारी इस मौजू पे कभी बात नहीं हुई। अनीस का रिमांड मिलने के बाद तफ्तीशी टीम पूरी उम्मीद थी कि वो उनसे एतराफ़ जुर्म करवा लेंगे, लेकिन वो अभी भी इस कत्ल से इनकारी है। उसका कहना यही है कि शुजात खान का कत्ल उसकी बीवी किरण ने किया है। देखिए यंग मैन, ना तो मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर हूँ और ना ही डिफेंस लॉयर, इसलिए इस बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता। हाँ, अलबत्ता इतना ज़रूर जानता हूँ कि जितनी दौलत शुजात साहब के पास थी, उसकी लालच किसी भी इंसान को गुमराह कर सकती है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट आमना कबीर बात कर रही हूँ। क्या इस वक्त मेरी बात किरण से हो रही है? जी हाँ, मैं ही वो बदनसीब हूँ वकील साहब। अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया, मैं खुद भी आपसे रब्ता करना चाह रही थी। मैंने सुना है कि अनीस की बेल होने वाली है। जी, अगर मुलज़िम का मज़ीद रिमांड नहीं मिला तो उसकी बेल हो जाएगी। मगर क्यों? वो शुजात का कातिल है। देखिए किरण, वो कातिल है या नहीं इस बात का फ़ैसला तो अदालत ही करेगी, और चाहे उसकी ज़मानत हो भी जाए इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुजरिम नहीं है। अभी मुकदमा चल रहा है, अभी कोई फ़ैसला तो नहीं हुआ। मैं नहीं चाहती कि वो ज़मानत के बाद इस घर में कदम रखे। वैसे भी शुजात मरने से पहले महर में ये घर मेरे नाम कर चुके हैं और मुझे अनीस से जान में ख़तरा भी लाहक है। किरण, मैं आपकी परेशानी का अंदाज़ा कर सकती हूँ और यकीनन आपको मुलज़िम से खौफ भी महसूस होता होगा, लेकिन अभी उस पर इतना बड़ा मुकदमा चल रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मज़ीद अपने लिए मुश्किलात पैदा करेगा आपके साथ कोई बदसलूकी करके। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी किस्म के ख़तरात लाहक हैं मुलज़िम से, तो आप पुलिस से रब्ता कर सकती हैं, अपने लिए सिक्योरिटी का भी कह सकती हैं।
आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, सोचूंगी इस बारे। वैसे आपने किस मकसद के तहत फ़ोन किया था? जी असल में आपसे एक काम था। आपका जो वो घरेलू मुलाजिम है उससे बात करनी थी। मैं उसको फ़ोन कर रही हूँ लेकिन उसका मुसलसल फ़ोन बन जा रहा है। क्या उससे बात हो सकती है? पतंगा? हाँ, वो मुलाजिम था हमारा, लेकिन अब नहीं है। क्या मतलब? मतलब कि बहुत बदतमीज़ और खुदसर था वो, और शुजात के मरने के बाद तो वो इस घर का मालिक समझने लगा था। छोटी मोटी चोरियां अलग करता था, इसलिए बस निकाल दिया मैंने उसे। तो अब कहाँ है वो? मुझे क्या पता, और वैसे भी ऐसे लोगों का ठिकाना कहाँ होता है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। खैर, आपने कुछ बात करनी है या फिर मैं फ़ोन बंद करूँ? दरअसल ताज़ियत के लिए कुछ मेहमान आए हुए हैं। चलें ठीक है, फिर मैं अपने किसी ज़राए से मालूम करती हूँ कि वो कहाँ पर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करने या ज़रर पहुंचाने की नियत के बगैर उसकी मौत का बाइस बनता है तो उसका ये फेल कत्ल खता में शुमार होगा और ऐसा शख्स दियत का पाबंद होगा। अलबत्ता पाकिस्तान पीनल कोड की दिफा 319 के तहत उसे कैद की सज़ा भी दी जा सकती है, जिसकी मुद्दत 5 साल तक हो सकती है। आपके साथ जो कुछ हुआ, नौकरी से निकाल दिया गया, मुझे उसका बेहद अफसोस है। अफसोस कैसा साहब, हम गरीबों की किस्मत में तो दर दर की ठोकरें खाना लिखा है। जो कुछ किरण बीबी ने किया है वो अगर अनीस साहब भी होते तो यही करते साहब। लेकिन क्यों? आप तो बरसों से उस खानदान के मुलाजिम रहे, एक अरसे से ताल्लुक है आपका उस घर से। इसी पुराने ताल्लुक का तो खौफ था उन्हें। मुलाजिम जितना पुराना हो जाए उतने ही राज उसके सीने में दफन होते हैं। ये राज कहीं अफशा ना हो जाए, इसी डर से उन्होंने मुझे इस घर से दूर कर दिया था। कैसा राज पतंगा? जाने दो ना साहब, छोड़ो ना, जाने दो। देखो पतंगा, शुजात खान का कातिल अब तक आज़ाद है। हो सकता है वो किसी पर फिर से हमला करे। जो कुछ तुम जानते हो वो सोच समझ के बताना, हमें वो इन्फॉर्मेशन बहुत काम आ सकती है। अनीस और किरण से मुतालिक कोई ऐसी बात जो अब तक कानून की आंखों से उजल रही हो। किरण बीबी तो बीवी का ढोंग कर रही है। उन्होंने तो साहब के पैसों के लालच में साहब से शादी की थी। वो तो चाहती थी कि साहब मर जाए, इस बोझ से आज़ाद हो जाए। मैंने उन्हें खुद किसी से मोबाइल पे बातें करते हुए सुना। वो कह रही थी मैं जल्दी से इनसे जान छुड़वा लूँगी। आपके ख्याल में किरण शुजात खान के कत्ल में मुलव्विस हो सकती है? मैं ये नहीं कह सकता साहब, ये सब पैसों का खेल है। किरण बीबी तो अजनबी थी, उसे आए हुए तो चंद महीने हुए थे। अनीस बाबा, जिसको मैंने इन हाथों में उठाया, गोद में खिलाया, वो भी पैसे की हवस में अंधा हो गया था, किसी को नहीं पहचानता था साहब। उसने ऐसा क्या किया कि आप इस हद तक मायूस हो गए? पूरी सोबत में पड़ गया था वो, उल्टे सीधे काम करता था वो। बाप ने तो पैसे देना कब के बंद कर दिए थे, मगर वो किसी ना किसी तरीके से पैसे हासिल कर लेता था। मुझे पक्का यकीन है वो किसी गैर कानूनी काम में मुलव्विस है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है साहब। ठीक है पतंगा, बहुत शुक्रिया आपका। मैडम, अनीस पर होने वाले हमले के बाद तमाम उंगलियां किरण की सिमट उठती हैं और वैसे भी पतंगा के बयान के बाद वो शक के दायरे में आ गई। पुलिस कभी भी उसे तफ्तीश के लिए हिरासत में ले सकती है। पुलिस का किरण पर शक करना फितरी है, लेकिन मुझे ये मामला इतना सादा नहीं लग रहा। और वैसे भी घर के मुलाजिम के बयान के बाद और ख़ास तौर पर अब जब अनीस पर हमला हुआ है, इससे तो इस कत्ल की वारदात का रुख ही बदल गया है। आपके ख्याल में इस हमले और पतंगा के बयान में कोई ताल्लुक है? बज़ाहिर तो नहीं नज़र आता, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई लिंक तो है। अब देखो, इस घरेलू मुलाजिम ने बहुत अहम बात बताई है कि हालांकि मकतूल शुजात ने अपने बेटे अनीस को फैक्ट्री से निकाल दिया था और किसी किस्म की उसको माली मदद नहीं करता था, उसके बावजूद अनीस के पास कभी भी पैसों की कमी नहीं हुई। अब इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले कि अनीस के पास फिर पैसे कहाँ से आते थे, इस सवाल का जवाब बहुत ज़रूरी है कि क्या अनीस के जो बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड मिला है
उससे कोई मशकूक ट्रांजैक्शंस नज़र आई हैं सामने या नहीं? मैंने उनके बैंक अकाउंट हमने चेक किए, कोई इंकशाफ नहीं हुआ। तो इसका तो यही मतलब है कि कोई इसे बैंक के ज़रिए नहीं बल्कि डायरेक्टली कैश देता था। और जहाँ तक हमारी मालूमात है, जब से शुजात ने अनीस को इसे कारोबार से बेदखल किया था, अनीस ने ना तो कहीं और जॉब की ना ही कोई कारोबार शुरू किया। उसके बावजूद इसकी शाह खर्चियाँ वैसी की वैसी थी। यानी ये रकम किसी गैर कानूनी तरीके से हासिल कर रहा था। मुमकिन है। और अगर गैर कानूनी तरीके से ये कोई पैसे कमा रहा था तो फिर इस बात का जवाब बनता है कि किसी गलत किस्म के लोगों में इसका उठना बैठना था और उन्हीं लोगों से इसकी दुश्मनी हो गई। और फिर इसी किस्म के लोगों से अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो आपकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। अब ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि इस फैमिली पर 2 मरतबा हमला हो चुका है, एक में इसके वालिद की डेथ हो गई और एक में ये ज़ख्मी हो गया। यानी आपके कहने का मतलब पहला हमला भी अनीस के ऊपर ही किया गया था, जिसका निशाना शुजात बन गया। अगर अनीस के बयान को गौर से पढ़ें तो उससे तो यही लगता है। अनीस के मुताबिक मेडिकल स्टोर से लौटते हुए वो हैंड फ्री पर म्यूज़िक सुन रहा था और जूं ही वो घर के गेट पर पहुंचा, उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके जूते के तस्मे खुले हुए हैं और जब वो उन्हें बांधने के लिए झुका तो तब एक फायर हुआ। तो क्योंकि अनीस बिल्कुल आखिरी लम्हे पर अपने जूते का तस्मा बांधने के लिए झुक गया था तो गोली उसको लगने के बजाय शुजात को लग गई। ये डेफिनेटली वारदात अनीस के साथ दुश्मनी की वजह से हुई और क्योंकि उस वारदात में मुल्ज़िम को कामयाबी नहीं हुई तो इसीलिए अनीस पर दोबारा हमला किया गया है। अब मुल्ज़िम अनीस के जितने भी फ़ोन के रिकॉर्ड्स मिले हैं, क्या उससे कोई इस किस्म की बात पता चलती है कि उसकी किसी से दुश्मनी चल रही थी? मैडम मैंने उसका फ़ोन और हालांकि व्हाट्सएप वगैरह भी चेक किया, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। और फेसबुक मैसेंजर वगैरह? फेसबुक मैडम उसका मोबाइल में लॉग आउट हुआ था। दैट्स स्ट्रेंज। फेसबुक से क्यों लॉग आउट हुआ था? तुम ज़रा मालूम करने की कोशिश करो कि इसकी फ़ेसबुक आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है और आखिरी मर्तबा ये कब लॉगिन हुआ। ठीक है। देखें इंस्पेक्टर साहब, आपको यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। मैंने शुजात का कत्ल नहीं किया और ना ही अनीस के हमले से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? इस करोड़ों की जायदाद के लिए अगर शुजात खान के बाद अनीस भी रास्ते से हट जाता तो ये पूरी की पूरी जायदाद, ये कारोबार आपके नाम पर हो जाता। इत्तला के लिए अर्ज़ है इंस्पेक्टर साहब कि ये मकान पहले ही मेरे नाम है और जितना शुजात मुझे दे चुके हैं उसके बाद मुझे किसी चीज़ की ख्वाहिश नहीं। बीबी, लालच इंसान को अंधा कर देती है, ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होती। 1/8 पर इक्तफा करने के बजाय पूरी की पूरी जायदाद हथियाने के लिए मंसूबा बनाया आपने। तो वो जो आपका मुलाजिम है ना पतंगा, उसका भी यही दावा है कि उसने आपको शुजात खान की मौत की मंसूबाबंदी करते हुए सुना था। मेरा मुलाजिम पतंगा? उसने किया था। जिस शख्स को मैंने धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया, जो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, उसका बयान आप अदालत में बतौर सबूत पेश करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, अब किसी अनपढ़ मजलूम लड़की से बात नहीं करें। और वैसे भी अब मैं जो भी बात करूंगी अपनी वकील की मौजूदगी में करूंगी। शुक्रिया। अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, यही सही, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा। अगली दफ़ा आए तो बेहतर यही होगा कि अपने साथ किसी लेडी कांस्टेबल को साथ लाएं, वरना कंप्लेन भी कर सकती हूँ आपकी। ज़रूर, चलता हूँ। बिल्कुल। तो अनीस के फेसबुक मैसेंजर की चैट से इस बात की तस्दीक होगी कि हमारे शकूक व शुबहात दुरुस्त थे। अनीस इस खातून को ब्लैकमेल कर रहा था और इस खातून ने अब मज़ीद पैसे देने से इनकार कर दिया। जिस पर अनीस ने उसे धमकी दी कि अगर 2 दिन में उसे उसके पैसे नहीं मिले तो वो उसके राज फाश कर देगा। और इस धमकी के अगले ही रोज़ कातलाना हमला हुआ जिसमें अनीस के बजाय उसके वालिद वफात पा गए और पुलिस अनीस को हिरासत में लेकर चली गई और जूं ही अनीस की बेल हुई फ़ौरन से फिर अनीस पर हमला किया गया, जिस पर अब ये ज़ख्मी हो गया। मेरे ख्याल में इन तमाम मैसेजेस का रिकॉर्ड देखकर पुलिस अब इस खातून को हिरासत में ले सकती है। सिर्फ अब ये जानना ज़रूरी है कि इस वारदात में इस खातून का साथ किसने दिया।
कत्ल करता है तू? हाँ, एक इंसान की तूने जान ले ली और दूसरे की जान लेने की कोशिश की तुमने। बोल। नहीं, मुजरिम ये नहीं, मैं हूं। इसने कुछ नहीं किया, इसने तो सिर्फ वही किया है जो मैंने इससे कहा है। और क्यों ना करता, मुझसे मोहब्बत जो करता है। इन दोनों हमलों का मंसूबा मैंने खुद बनाया था और मुझे अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं है। अफसोस तो बस इस बात का है कि वो अनीस अब तक जिंदा है। हम जानते हैं कि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, मगर इस तरह उससे इंतकाम लेने के बजाय तुम्हें पुलिस से मदद लेनी चाहिए थी। पुलिस क्या करती? पुलिस ज्यादा से ज्यादा चंद साल की कैद हो जाती उसे, लेकिन मेरे दामन पे जो दाग लग जाता उस वहशी इंसान की वजह से, उसका वाहिद हल सिर्फ उसकी मौत थी। मैं तो खुदकुशी करने वाली थी, पर इसका फैसला कर लिया था मैंने कि अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी। लेकिन फिर मेरी फ्रेंड सदफ ने मुझसे कहा कि तुम इस सूरत हाल में शाहिद को आजमा के देखो, और शाहिद अपने इम्तिहान पे पूरा उतरा। मुझे अफसोस है कि वो बुढ़ा मर गया और जिसे मरना चाहिए था वो घटिया शख्स अभी तक जिंदा है। ये तो सदमे में थी, सोचने समझने की सलाहियत खो चुकी थी। तू तो अपने हवास में था ना, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? सर, इस बारे में मैंने सोचा था, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगर ये मौका हाथ से गंवा दिया तो उरूज को खो दूंगा। मेरा मकसद अनीस के बाप को मारना नहीं था। जब मैंने पहला हमला किया तो गलती से गोली अनीस के बाप को लग गई और वो बच गया। फिर कुछ दिनों बाद मैंने दूसरा हमला किया जिसमें अनीस को गोली लग गई, लेकिन वो डीड फिर भी बच गया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो दूसरी बार भी बच गया, मगर तुम दोनों पहली बार भी नहीं बचोगे। तारिक, सर, गिरफ्तार करो इन दोनों। लेके चलो। ये आपके नहीं, ये मेरे भी मुजरिम है। मेरे नाक के नीचे इतनी खिचड़ी पकती रही और मुझे खबर तक नहीं। क्या ऐसा मैंने तेरे साथ किया जो तूने ये किया? मुझे बताना चाहिए था तुझे। वकला के दलाइल और पेश करदा शवाहिद के जायजे के बाद ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि शुजात खान का कत्ल उसके बेटे अनीस ने नहीं बल्कि शाहिद और उरूज ने किया है, जिसका मकसद अनीस से इंतकाम लेना था। लिहाजा यह अदालत दोनों मुल्ज़िमान शाहिद और उरूज को ज़ेर दफ़ा 302/34 के तहत उम्र कैद की सज़ा का हुक्म सुनाती है और साथ ही अनीस शुजात को उरूज को ब्लैकमेल करने के जुर्म में 7 साल कैद व मुशक्क़त की सज़ा का हुक्म सुनाया जाता है। अदालत बर्खास्त की जाती है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।